एक सेमिनार अटेंड करता हूँ क्लस्टर लेवल पे। सो फिर मुझे एम्स दिल्ली के बारे में पता चलता है एंड आई केम टू नो कि एम्स दिल्ली इज़ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि यूपीएससी करो देर, क्योंकि यूपीएससी वेरी मतलब अगर आप ऑफिसर बनते हो तो काफ़ी प्राउड फील होता है। बट व्हेन आई गेट इनटू द नवोदय मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। बट बोर्ड में मेरे एक सब्जेक्ट में हिंदी में बहुत कम मार्क्स गए, मतलब बहुत कम तो नहीं बट बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि जो हमारे पास है हमने कवर अप कर लिया तो हो गया। बट बाद में जाके फिर उनको पता चलता है कि नहीं हमारे तो हम उतनी स्ट्रॉन्ग हुए ही नहीं उस टॉपिक पे। 2 ईयर की किसी की प्रिपरेशन आपको सिर्फ 3 आवर में परफॉर्म करना है। सो इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क कि आप अपना बेस्ट दे पाओ। ये ज़िंदगी जीने के लिए होती है, टेंशन लेने के लिए नहीं। आप अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो, ये मत सोचो कि नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। जब आप रात को सो रहे होते हैं तो कहीं दूर किसी कोने में एक एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट रात भर जाग कर पढ़ाई करता है कामयाब होने के लिए। ऐसे ही कामयाब बच्चों में से आज हमारे साथ हैं दीपक साहू, जिन्होंने नीट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल किया, जिन्होंने एमपी के भोपाल से लेकर एम्स दिल्ली तक का सफ़र तय किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो उनका एम्स दिल्ली तक का सफ़र है तो उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या मुश्किलें उनको आई। मेरा नाम है मोहित सेतिया। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। बहुत ही बेहतरीन स्कोर 715 720 में से। दीपक ने कैसे सोचा कि मुझे नीट की तैयारी करनी है और प्रिपरेशन उन्होंने कैसे की, और प्रिपरेशन करने के बाद जो उन्होंने रैंक हासिल किया उसके बाद उनका आज कैसे लाइफ चल रही है, क्या उनका डेली का शेड्यूल रहता है, क्या दिनचर्या रहती है। तो सबसे पहले आपकी फैमिली से, आपकी फैमिली में कौन कौन है? या सो मेरी फैमिली में माय मदर, माय फादर एंड वी आर 3 सिबलिंग्स। सो मेरी जो एल्डर सिस्टर है शी इज़ परसुइंग बीटेक एंड मेरी जो यंगर सिस्टर है शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE. She is right now, she is in 12th and I'm pursuing MBBS, second year MBBS student in AIIMS New Delhi. Yeah. And if we're talking about my background, so my mother is a government teacher and my father is a revenue inspector. Okay. और दीपी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि आपने ये आपके माइंड में कैसे ख्याल है कि मुझे डॉक्टर बनना है या नीट के बारे में, कि मुझे नीट के अंदर ही अपना करियर देखना है? या तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से तो नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है। सो जब मैं 9th में था देन आई डेवलप इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। सो मुझे लगा कि बायो में रिसर्च वगैरह करनी चाहिए। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन रिसर्च ऑल दिस थिंग एंड देन आफ्टर मैं एक सेमिनार अटेंड करता हूँ क्लस्टर लेवल पे। सो फिर मुझे एम्स दिल्ली के बारे में पता चलता है एंड आई केम टू नो कि एम्स दिल्ली इज़ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडिया में है। तो फिर मैं अपना माइंड बना लेता हूँ कि नहीं मुझे एम्स दिल्ली ही जाना है। फिर बाद में पता चलता है कि एम्स दिल्ली जाने के लिए हमें एम्स का एग्ज़ाम देना होता है, बाद में एम्स का एग्ज़ाम नीट में कंबाइन हो जाता है। सो हेयर आई कम कि मैं नीट की इस तरीके से तैयारी करता हूँ जस्ट टू गेट इनटू द एम्स दिल्ली फॉर रिसर्च। एंड लेटर जब मैं एम्स में आता हूँ देन आई डेवलप कि या डॉक्टर इज सच रियली प्योर नोबल जॉब, सो आई शुड बी। या दीपक, जैसे कि आपने लाइक 10th के अंदर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे नीट में अपना करियर देखना है, तो बेसिक बिकॉज यार वो एज ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली होती है कि यार मन में और सारे डाउट्स आते हैं। काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई बिजनेस की भी बारे में भी सोच रहा होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है या तो आप 100% श्योर थे कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? कुछ डाउट नहीं है? कोई ऐसा आपके फ्रेंड्स ने थोड़ा सा गाइड किया हो या कंफ्यूज किया हुआ, या रिलेटिव्स काफ़ी आजकल परेशान करते हैं कि नहीं यार इसमें करियर नहीं है तो किसी और यूपीएससी की तैयारी कर लो यार, ऑफिसर बन जाओ। तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है आप? या डेफिनेटली आया, बिकॉज जैसे मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि यूपीएससी करो देर, क्योंकि यूपीएससी वेरी मतलब अगर आप ऑफिसर बनते हो तो काफ़ी प्राउड फील होता है। बट आई थॉट मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था। या स्टार्टिंग में आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कि यूपीएससी करना है। स्टार्टिंग ऑफ एम्स आई स्टार्टिंग ऑफ माई 9th क्लास। सो मैं काफ़ी ज़्यादा SST वगैरह पढ़ता था, बट लेटर मेरा ज़्यादा डेवलप बायो साइड में गया। सो आई डिसाइडेड कि ये वो फील्ड है जिसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। सो रादर देन कि मैं थोड़ा सोशल प्रेशर या फिर फैमिली प्रेशर में आऊँ, मैं वो डिसाइड करूँ जो ज़्यादा मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अदर थिंग इज़ दैट कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ी सी सेफ साइड होती हैं। सो लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IT एंड यू गेट इनटू द IT, यू हैव अ सिक्योर
future. If you're preparing for AIMS, you get into the AIMS, you have a secure future. So it's safety side also, it's very good. So like that. ओके, बहुत बढ़िया दीपक जी। दीपक जी कुछ अपनी स्कूल लाइफ का बारे में बताइए कि लाइक स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी, मतलब आप लाइक किस कैटेगरी मतलब शुरू से ही होशियार थे कि जिस हिसाब से, वो बताइए थोड़ा सा। नहीं, बच्चे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि आज हमारे सामने जो दीपक साहू बैठे जिनका ऑल इंडिया रैंक 5 था, क्या उनका भी जो स्कूल पीरियड चल रहा है वो हमारे जैसा ही था या कुछ डिफरेंट था? सारा दिन आप पढ़ते रहते थे या क्या खेलते रहते थे, क्या शेड्यूल कैसा रहता था स्कूल लाइफ? बेसिकली मैं बहुत स्टार्टिंग से वैसा नहीं था, ओनली आफ्टर आई गेट इनटू नवोदय इन 9th स्टैंडर्ड। मैं 9th में नवोदय गया था, दैट इज़ लेटरल एंट्री बिकॉज नवोदय में 6 से जाते हैं। सो उसके पहले मैं बहुत नॉर्मल से स्टूडेंट था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टॉप करता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि आसपास भी स्टूडेंट नहीं पढ़ते तो मैं इतना अच्छा हायर लेवल नहीं था। बट व्हेन आई गेट इनटू द नवोदय, मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सो फिर वो कॉम्पिटिशन की फीलिंग आई अंदर से कि यार मुझे भी अच्छा करना है, अपनी फील्ड में मैं जो भी इंटरेस्ट है उसमें अच्छा करना है। जैसे नवोदय में क्या है, जैसे किसी को आईटी की तैयारी करनी है तो वो बच्चा आईटी जेई के वो फाउंडेशन कोर्सेज लगा रहा है, बुक्स लगा रहा है। सो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। सो मुझे थोड़ा लैगिंग फील हुआ जब मैं स्टार्टिंग में था, मुझे ऐसा लैगिंग फील हुआ कि ये लोग मुझसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे, एंड आई वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर कि नहीं मुझे सबसे आगे रहना है। सो फिर मैंने सोचा कि आई चूज़ बायो एंड आई ट्राई टू स्टडी एज मच एक्स्ट्रा एज आई कैन, ट्राई टू बी वेरी नॉलेजेबल। सो स्कूल लाइफ ऐसी थी, मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस 9th 10th में ही हुआ। खेलने कूदने में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हाँ 7th 8th तक आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन कबड्डी एंड ऑल दूस थिंग, खो खो वगैरह में काफ़ी खेलता था। बट उसके बाद आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे एम्स दिल्ली जाना है, सो मुझे काफ़ी पढ़ना है। क्योंकि 9th 10th में थोड़ा सा अब थोड़ा सा थॉट प्रोसेसेस चेंज होती है, क्योंकि स्टूडेंट की एज ऐसी होती है, दैट इज़ एडोलेसेंट। सो उस समय थॉट प्रोसेसेस मेरी ऐसी थी कि मुझे थोड़ा पर्सनल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, लाइक माई थॉट प्रोसेसेस। तो फिर आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड ऑल दूस थिंग्स, लाइक बहुत सारी जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं। सो दैट रियली हेल्प मी अलॉट। सो मेरी स्कूलिंग ऐसी ही रही। फिर देन आफ्टर मैंने 10th के बाद मैं 11th 12th मैंने इलाहाबाद नवोदय सीखी, एंड 12th के बाद आई फर्स्ट अटैम्प्ट में आई जस्ट क्लियर नीट। तो बच्चों यहाँ तक दीपक जी ने बताया कि कैसे उन्होंने नीट को चूज़ किया। अब हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन नीट की तैयारी उन्होंने कैसे की एंड क्या क्या चैलेंजेस आए उन्हें, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो दीपक जी जैसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके 1-2 महीने के बाद नीट का एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है, तो कैसे बैलेंस किया आपने? एट दैट टाइम एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि मेरा जो प्राइमरी टारगेट था दैट वाज नीट। मुझे ये था कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें 12th का तो मैं डेफिनेटली पढ़ रहा हूँ, भाई NCERT पढ़ रहा हूँ। सो बोर्ड में ऐसा कुछ अगर मेरे मार्क्स कम भी आए 70-80%, सो आई एम ओके विद दैट, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि बोर्ड इज़ नॉट माई प्राइमरी टारगेट। सो इस तरीके से मैं, बट ये था कि जब बोर्ड के पेपर पास आते थे तो मैं थोड़े बहुत हिंदी इंग्लिश के आपको थोड़ा अलग से मेहनत करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं अलग से यूट्यूब वगैरह से ऐसे देख लेता था, कहीं से थोड़ी सी तैयारी कर ली, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता था या फिर उसकी वजह से अपनी नीट की प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, बिकॉज दैट इज़ नॉट द प्राइमरी थिंग, नीट इज़ द प्राइमरी थिंग। इस तरीके से आई मैनेज बोथ दीज थिंग्स। तो ऐसा फील नहीं होता था कि यार मेरी क्लास के बाकी के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ के वो टॉप कर जाएंगे, तो वो चीज़ माइंड में नहीं आती थी कि यार टारगेट्स का नीट का ही करना है सिर्फ हमें? या यू आर राइट वेरी, कि जब मैं 10th में था सो आई वॉज वेरी कॉम्पिटेटिव। मैंने सोचा था कि मैं बोर्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करूँगा, मुझे अपनी क्लास में से टॉप करना था, आई डिसाइडेड। बट बोर्ड में मेरे एक सब्जेक्ट में हिंदी में बहुत कम मार्क्स गए, मतलब बहुत कम तो नहीं, बट अब मैं एक्सपेक्टेशन से कम आए, मेरी एक्सपेक्टेशन से कम। सो मेरा जो फ्रेंड था उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, उसने ऐसे टॉप किया क्लास में, मुझे काफ़ी बेकार लगा। हम दोनों साथ में तैयारी करने लगे नीट की। सो फिर से मुझे वो फीलिंग आई कि बोर्ड में इसके ज़्यादा जाएंगे, एंड लिटरली 12th बोर्ड में उसके वजह से ज़्यादा है। बट द थिंग इज़ दैट उसकी जैसे नीट में ऑल इंडिया रैंक 5000 आई थी एंड मेरी 5 आई। सो मुझे फिर डिफरेंस समझ में आ गया कि दैट वाज नॉट अ वर्थी थिंग टू वर्क ऑन, व्हाट इज नॉट दैट मच वर्थी थिंग टू वर्क ऑन, इट एक्चुअली नीट वाज दैट। बेसिकली विजन आपका क्लियर था कि यार मेरा ये टारगेट है, क्लियर है, तो अभी मुझे उलझना नहीं है इन चीज़ों के। हाँ उलझना नहीं है, गलत चीज़ों में नहीं उलझना है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो, कि आपका ऑल इंडिया रैंक 5 था। अब सब बच्चे चाहते हैं कि मुझे टॉप रैंक करना है, तो आपने ऐसी क्या स्ट्रेटजी यूज़ की सब्जेक्ट वाइज कि अच्छा रैंक आ सके? या सो मैं बेसिकली वन थिंग इज आई जस्ट वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर कि स्ट्रैटेजी मैटर करती है डेफिनेटली,
बट उससे ज़्यादा मैटर करती है आपकी कंसिस्टेंसी। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, तो अगर आपको टॉप करना है पर्टिकुलरली, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर डेली शेड्यूल, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर गुड हैबिट्स, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। तो कंसिस्टेंसी और जो डेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रैटेजी। बहुत से स्टूडेंट आपको पता ही होगा कि यूट्यूब पे वो स्ट्रैटेजी सर्च करते रहते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे। सो देयर कैन बी सो मैनी वेज जो बेस्ट हो सकते हैं। सो आप किसी भी एक को पकड़ के चलो एंड बट आप उसमें कंसिस्टेंट रहो। मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह चेंज ना करो, आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनाओ, अपने अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता था कि कभी इस तरीके से पढ़ लिया, कभी उस तरीके से पढ़ लिया, है ना। बट फिर भी अगर हम बात करें कि अगर मैं ओवरऑल बेस्ट बताऊँ कि कैसे कर सकते हैं, तो बायो भी लाइक वेरी सिंपल कि हम स्टार्ट करते बायो से। सो बायो भी लाइक कि आपको डेफिनेटली लेक्चर देखना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लगता है कि बायो बहुत ईजी है, हम बुक से पढ़ लेंगे और हो जाएगा, बट इट्स नॉट द वे। आपको लेक्चर देखना है, आप अपने टीचर का देखो, किसी कोर्स का देखो, कहीं से भी देखो, बट कंप्लीट इट फर्स्ट बाय सम गुड लेक्चर्स, ओके। देन आफ्टर यू कम टू एनसीईआरटी, ओके। आप उसे एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ट्राई करो, ठीक है। बट बायो में द मेजर इशू बायो इज ईजी है, बट बहुत ज़्यादा भूल भी जाओगे आप, बहुत जल्दी भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा आपने 2 हफ्ते पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसका क्या कंटेंट था, क्या एग्जाम्पल्स थे, आपको ये नहीं याद रहेगा डेफिनेटली। सो यहाँ पे बायो में आप पढ़ते जा रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है, आपको बहुत मज़ा आ रहा है, बट अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, सो उसका नेट रिजल्ट नहीं निकलेगा। सो बायो में कहानी वहाँ पलटती है रिवीजन और मेमोरी वाली पार्ट पे, ठीक है। सो किसी को बायो में अच्छा करना है, सो उसको रिवीजन मेमोरी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना होगा। एंड अगर हम इसमें आए कि इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं क्या करता था, जैसे मैं एक शेड्यूल पे ऐसे काम करता था कि मैं क्या करता था, संडे सैटरडे को जो पिछले हफ्ते के टॉपिक्स थे मैं उसकी मिक्स्ड मॉक टेस्ट लेता रहता था कि उसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, उसकी भी चीज़ें देख लूँ, उसके भी शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लूँ। तो इट्स लाइक कि मैं हमेशा पीछे वाले साइड को रिवाइज करता रहता था और जो चल रहा है उसको भी चलता रहने देता था। तो इस तरीके से मैं अपना रिवीजन मेमोरी वाले पार्ट पे वर्क करता था, है ना। सो दैट इज़ वन थिंग। और भी बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हो। लाइक यू हैव टू बी लाइक हम कह सकें कि just focus on that present part and just try to memorize it with some connection। कोई कॉन्सेप्ट है तो आप उसे किसी चीज़ से कनेक्ट करो, एसोशिएट करो, कोई स्टोरी बनाओ या फिर इमेजिनेशन का हेल्प लो। मैं काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन का हेल्प लेता था किसी कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेमोरी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो दैट इज़ फॉर द बायो थिंग, ओके। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन। सो केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। या लिटरली देखा जाए तो केमिस्ट्री काफ़ी टफ है एज कम्पेयर टू बायो और फिजिक्स, क्योंकि वो काफ़ी होमोजीनियस है, बट केमिस्ट्री इज़ वेरी हेट्रोजीनियस सब्जेक्ट बिकॉज उसमें फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, तीनों एक दूसरे से काफ़ी अनरिलेटेड है, ओके। सो इन तीनों की काफ़ी अलग स्ट्रैटेजी होती है। या बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि वो एक ही अप्रोच से तीनों सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे होते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको थोड़ा सा अलग माइंडसेट के साथ खेलना होता है। सो लाइक फिजिकल भी लाइक कि एक्चुअली क्या है ना, फिजिकल जो है वो बहुत सारे लोगों की अगर वीक रह जा रही है, सो दैट इज़ बिकॉज कि वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। एंड पूरा फिजिकल का बेसिक आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट पे। तो आप मोल कॉन्सेप्ट को 2 महीने दो, 3 महीने दो, 4 महीने दो, बट उसे दो, उसको उतना सफिशिएंट टाइम दो। जैसे ही आपने मोल कॉन्सेप्ट जो सबसे वेरी फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, देन फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट अ किक बॉक फॉर यू, है ना। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी ईजी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, बहुत सारे वो स्टार्टिंग वाले पोर्शन को ही जल्दी जल्दी कवर करते हैं। उनको लगता है कि सिलेबस कवर अप करना है, बट सिलेबस को रैप अप करने के चक्कर में वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं डेवलप कर रहे। सो इस वजह से वो आगे उतना अच्छा एक्सेल नहीं कर पाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू बी टॉप देन यू नीड टू प्ले वेरी स्मार्टली कि फिजिकल में आपको मोल कॉन्सेप्ट पे ऐसे ध्यान देना पड़ेगा। दीपक, अभी जैसे कि आपने बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताया, तो उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा उसकी स्ट्रेटजी के बारे में। सो इनऑर्गेनिक इज़ वेरी मच लाइक बायो। सो बट द थिंग इज़ दैट कि एक अच्छी बात इनऑर्गेनिक में है कि नंबर ऑफ चैप्टर्स काफ़ी कम है। एंड दूसरी अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक फिजिक्स एंड ऑल में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत है। बट इनऑर्गेनिक इज़ वेरी मच सिंपल कि आपको वही एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है। एंड सबसे मेजर प्रॉब्लम इनऑर्गेनिक में आती है उसको याद करने की, बिकॉज आपको रिएक्शंस वगैरह याद नहीं होती। बट जस्ट ट्राई टू रीड इट अगेन एंड अगेन, यू विल फाइंड अ पैटर्न इन द रिएक्शंस। तो आपको धीरे धीरे वो आप फैमिलियर हो जाओगे रिएक्शन से, आप उस कंपाउंड से फैमिलियर हो जाओगे, उसकी प्रॉपर्टीज से फैमिलियर हो जाओगे, एंड फिर आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। तो इट्स वेरी सिंपल कि जस्ट रीड एनसीईआरटी, have some good lecture, then read NCERT, then practice, then again read NCERT. Though this pattern you need to follow it again and again. Now if we coming to the organic chemistry, so organic के साथ एक थोड़ा सा है, organic is a challenging subject because it has a lot more number of chapters.
इसका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है एंड डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है कंपाउंड्स वगैरह में. सो दैट इज़ वाई ऑर्गेनिक का शुड अप्रोच थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू बाकी के चैप्टर से. सो इट शुड बी लाइक दैट कि ऑर्गेनिक में आप स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो एंड रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो, बीच में IUPAC और नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म भी पढ़ते हो. सो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है ऑर्गेनिक का वो काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस करो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म पे. वंस यू हैव डन दीज 3 पोर्शन वेरी वेल, आप बाकी की जो ऑर्गेनिक है, कार्बोनिल कंपाउंड है, अमाइंस वगैरह है, सब वो आप ईजिली कर लोगे. सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. मेरे टीचर ने काफ़ी अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म्स वगैरह काफ़ी डिटेल में पढ़ाया एंड उसके बाद जो बाकी की ऑर्गेनिक थी वो फिर मैंने खुद से NCERT पढ़ के मैंने खुद से समझ ली. बिकॉज आप उतने कैपेबल हो जाओगे आफ्टर रीडिंग दीज 3 टॉपिक्स कि आप बाकी की ऑर्गेनिक खुद से समझ लोगे, आपको ऐसा लेक्चर से उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. So yeah, go for some good quality lectures and then after read NCERT and then after practice a lot more number of questions. Literally organic में बहुत ज़्यादा number of questions की डिमांड रहती है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो तब जाके आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर हो पाएंगे. सो या दैट इज़ हाउ यू कैन डू द ऑर्गेनिक क्वेश्चन. तो दीपक अब आते हैं आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स. Yeah, definitely it's the most favorite subject of need sprint, I guess so. Yeah, physics, let's talk about it. So first of all, the thing is that physics has a different aspect. मतलब फिजिक्स इज लाइक कि जैसे बायो है. सो बायो में आप बीच से स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी चैप्टर आप बीच से पकड़ के स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रीड कर सकते हो. बट फिजिक्स नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं कि आपने सीधे इलेक्ट्रोमैकेनिज्म से स्टार्ट किया या फिर आपने ग्रेविटेशन को उठा लिया, नहीं. फिजिक्स में जिस सीक्वेंस में चीज़ें हैं आपको उसी सीक्वेंस में चीज़ों को समझते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फिजिक्स में आता है दैट इज़ बेसिक्स. सो आप, मेरा तो ये मानना है और दैट बेसिक इज मैकेनिक्स, ठीक है. सो फिजिक्स में जो मैकेनिक्स का पोर्शन है दैट इज़ द बेस ऑफ फिजिक्स. इफ़ यू हैव कवर्ड मैकेनिक्स देन होल फिजिक्स इज लिटरली वेरी इजी, वेरी अंडरस्टैंडिंग. बट देखो फिजिक्स में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है, आई बिलीव, आई नो एंड यू नो ऑल्सो. बट द थिंग इज दैट एक पॉजिटिव पॉइंट फिजिक्स में ये है कि फिजिक्स में जो नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, जो नंबर ऑफ लॉज है वो लिमिटेड है. मतलब बहुत ही बेसिक लॉज हैं, उसी के बेसिस पे सारे चैप्टर्स और सारी चीज़ें गाइडेड हैं, सारे लॉज वगैरह, ठीक है. सो अगर आपने बेसिक फंडामेंटल चीज़ें समझ ली हैं देन होल फिजिक्स इज़ ईजी. एंड आपको क्या करना है, आपका जो मैकेनिक्स का पोर्शन है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस करना है. एंड आपको उसको कैसे अप्रोच करना है, फर्स्ट टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फिजिक्स. बाकी के सब्जेक्ट में आप NCERT अपनी बुक्स या फिर उस पर डिपेंडेंट रह सकते हो. बट इन केस ऑफ फिजिक्स योर अंडरस्टैंडिंग मैटर्स, दैट्स वाई योर टीचर्स मैटर. सो टीचर का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप एक अच्छे टीचर को, ट्यूटर को चूज़ करो, उससे फिजिक्स समझो एंड देन आफ्टर उसके पढ़ाने के बाद हैव योर ओन कंसेप्शन, हैव योर ओन कॉन्सेप्ट की व्हाट्स रियली गोइंग ऑन. सपोज दैट इफ़ अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करें, प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ बेसिकली लाइक मैंने कोई चीज़ आपकी तरफ फेंकी, सो क्या उसका मूवमेंट होगा एयर में, वो क्या स्पीड पकड़ेगी जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, जब वो लैंड करेगी, या फिर कितनी दूर, कितनी स्पीड से फेंक दूँ कि वो कितनी दूर चली जाए, या फिर उसको कितना टाइम लगेगा. दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है. सो जस्ट हैव योर ओन इमेजिनेशन कि अगर आप इस एंगल पे फेंकोगे या आपके पास कोई बॉल है, आपका दोस्त इतनी दूर है, अगर आप इस एंगल पे फेंकोगे या इस स्पीड से फेंकोगे तो आपकी दोस्त तक पहुँचेगी. तो हैव योर ओन कॉन्सेप्ट, हैव योर ओन इमेजिनेशन. तो जब टीचर के पढ़ाने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप खुद की इमेजिनेशन और बिल्डिंग करोगे कि एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन. बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि फिजिक्स इज लाइक कि हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, हमारे पास क्वेश्चन है, हमें बस डेटा फिट करना है एंड आंसर आ जाएगा. बट दिस इज एक्चुअली द वेरी रॉन्ग वे. अगर आपके पास बेसिक चीज़ नहीं होगी, आपको नहीं पता कि एक्चुअली क्या चल रहा है वहाँ पे, तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी आ जाएगा ना, आप फंस जाओगे, आपको वो चीज़ें नहीं बनेगी डेफिनेटली. सो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दीज मैकेनिक्स पोर्शन. रश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है. सो लिटरली स्पीकिंग मेरा पूरा 11 सिर्फ मैकेनिक्स पे गया है, सिर्फ मैकेनिक्स पे, और बहुत हल्का सा थर्मो वगैरह टच किया होगा. अगर आप एक साल भी सिर्फ मैकेनिक्स को देते हैं ना, देन जो बाकी का रिमेनिंग 1 ईयर है दैट इज सफिशिएंट टू कवर ऑल द अदर चैप्टर्स. बिकॉज बेसिक स्ट्रॉन्ग है देन आप पूरा फिजिक्स आपका है लिटरली स्पीकिंग. सो दिस इज द मोस्ट एंड द प्राइमरी थिंग यू हैव टू फोकस ऑन फिजिक्स. Another is definitely the question practice. Try to do as much question as you can in as much way, from as many books as you can. Literally, एक chapter है. Suppose that if we're talking about Newton's law of motion, so NLM है. So NLM है तो आप उसको, अगर आपका एक बुक कंप्लीट हो जाता है देन एक दूसरी बुक, दूसरी एप्लीकेशन की बुक ट्राई करो, एक दूसरे रिसोर्स बुक से ट्राई करो. आप जितनी जगह से ट्राई कर सकते हो आप उतना अच्छे से करो, क्योंकि तभी आपकी वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी. बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि जो हमारे पास है हमने कवर अप कर लिया तो हो गया.
बट बाद में जाके फिर उनको पता चलता है कि नहीं हमारे तो हम उतनी स्ट्रॉन्ग हुए ही नहीं उस टॉपिक पे। तो ये चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पा रहे, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए। देयर इज नो स्मार्ट वर्क इन दिस केस, यू हैव टू बी हार्ड वर्क। ऐसा कोई एकदम शॉर्टकट इसमें नहीं है, यू हैव टू गो थ्रू दिस पाथ ओनली, दैट्स वाई। थैंक यू दीपक, आपने तीनों सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल्ड वे में समझाया। दीपक, Yeah. इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा Yeah. कि जैसे भी आपने तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि कैसे तैयारी करनी है, बट ऐसे मान लो कि कोई सब्जेक्ट मेरा वीक है या और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट्स पे टाइम दे रहा हूँ, और मुझे कैसे रियलाइज़ होगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कि Yeah. जब मैं एक्चुअल में अगर अपने आप को एनालाइज करना चाहता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन लेवल क्या है। ओके, सो खुद को असेस करना हाँ. कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो मेरा एज अ थॉट है कि मॉक टेस्ट इज़ अ मिरर फॉर यू, मतलब मिरर में हमें पता चलता है हम कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। सो वैसे ही मॉक टेस्ट आपको आपकी रियलिटी हिट कराता है कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो। तो जब आप प्रिपरेशन की वीक में हो तो आप टेस्ट देना स्टार्ट करो, पार्ट सिलेबस ऐसे टेस्ट देना स्टार्ट करो, तो आपके जितने मार्क्स आए आप और फिर देखो आप कैसे और मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे फिर उसको एनालिसिस करोगे कि तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपको क्या चीज़ें भूल जा रही है, क्या चीज़ आपने जो पहले पढ़ी थी अब आपको याद नहीं आ रही, क्या चीज़ आपको बिल्कुल बनती ही नहीं है। तो आपको फिर बहुत सारी चीज़ों के मतलब अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी वाई गिविंग टेस्ट। और ये बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करते हैं कि वो बस करते जा रहे हैं, लेक्चर देखते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, उसको रिवाइज करते जा रहे हैं, बट वो उतना मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट ट्राई नहीं कर रहे। तो वो रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे कि वो किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, वो अपना स्टैंडर्ड और लेवल ऊपर नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो खुद को उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं अब इस जर्नी में। सो दैट इज़ वाई टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे टेस्ट दो बीच बीच में। सो इस तरीके से यू कैन असेस योरसेल्फ। तो दीपक, ये आपने बताया कि कैसे मुझे रियलाइज़ होगा कि मेरा कौन सा स्टैंड है, कि मैं किस लेवल पे मेरी तैयारी है, तो मुझे मॉक टेस्ट से पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे पता लग जाए कि मेरा केमिस्ट्री सेक्शन बहुत वीक है, ठीक है, अब मेरे इसमें स्कोर कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट से। अब मुझे क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए? अब काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिसको पता लगा यार मेरा केमिस्ट्री वीक है, वो केमिस्ट्री पे दिन रात एक करके लगा देते हैं, और जिसके चक्कर में क्या है कि जो फिजिक्स और बायो है वो उस पर थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट कम हो जाता है, और उस पर टारगेट करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर लगाते हैं। क्या ये स्ट्रेटेजी सही है, या तीनों को बैलेंस मोड पे रख के तैयारी की जाए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कभी भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लाइक 2-3 वीक्स तक एक ही सब्जेक्ट पे नहीं फोकस होना है, और मतलब किसी ऐसे सब्जेक्ट को ऐसे छोड़ना नहीं है कि अबेंडन नहीं करना है कि पढ़ ही नहीं रहे हैं। सो अगर ऐसी स्थिति में आपको पता चलता है कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपका पूरा सब्जेक्ट वीक हो, उसका कोई पोर्शन, किसी चैप्टर का भी कोई पर्टिकुलर पार्ट। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स का साथ क्या होता है ना, जस्ट सपोज दैट उन्हें कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आता, जिससे हम मान लेते हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं बन रहा, ठीक है। सो वो ऐसा सोच लेंगे कि मेरा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही वीक है। तो सबसे पहले तो बिलीफ ही उनका गलत है कि वो खुद को ऐसा परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं कि मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक है। वो आप खुद को असिस करो कि आपका क्या पर्टिकुलर पोर्शन वीक है। लाइक पूरा फिजिक्स आपका वीक नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स होंगे आपको वीक होंगे, उसको आप अलग से नोट डाउन करो। कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे उनको आप अलग से नोट डाउन करो, एंड देन आफ्टर आपको ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको तीनों को साथ में लेके चलना है। बट करना क्या है, आपका जो वीक पोर्शन है आपको उसको एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करना है। आपको ऐसे डिसाइड कर लेना है कि नहीं 9 to 12 एवरी डे आई हैव टू वर्क ऑन दीज टॉपिक्स, बिकॉज ये थोड़ा वीक है, मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना है, इनको थोड़ा लेवल अप करना है। सो इस तरीके से आप टाइम कंपार्टमेंटलाइजेशन और सही डिसीजन लेके कि किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा बिलीव बना लिया कि आपका फिजिक्स वीक है या फिर मेरा केमिस्ट्री वीक है तो आप पूरी केमिस्ट्री शुरू से पढ़ रहे हो, नहीं। जस्ट फोकस ऑन पोर्शन जो लिटरली वीक है, जेन्युइनली आपको नहीं आते। जो पोर्शन आते हैं उसको आप उस समय स्किप भी कर सकते हो, इस तरीके से। तो बच्चों, दीपक बहुत ही काफ़ी डिटेल तरीके से आपको बता रहे हैं, एंड मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अभी हो सकता है काफ़ी बच्चों ने इस टाइम पे अपना नोटबुक और पेन अपने साथ रखा हुआ और पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे, और क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दीपक जी ने बताए हैं। दीपक, अभी जैसे कि आपने बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताया, तो उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा उसकी स्ट्रेटजी के बारे में। सो इनऑर्गेनिक इज़ वेरी मच लाइक बायो। सो बट द थिंग इज़ दैट कि एक अच्छी बात इनऑर्गेनिक में है कि नंबर ऑफ चैप्टर्स काफ़ी कम है, एंड दूसरी अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक फिजिक्स एंड ऑल में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत है। बट इनऑर्गेनिक इज़ वेरी मच सिंपल कि आपको वही NCERT पे ही स्टिक रहना है। एंड सबसे मेजर प्रॉब्लम इनऑर्गेनिक में आती है उसको याद करने की,
बिकॉज आपको रिएक्शंस वगैरह याद नहीं होती, बट जस्ट ट्राई टू रीड इट अगेन एंड अगेन, यू विल फाइंड अ पैटर्न इन द रिएक्शंस। तो आपको धीरे धीरे वो आप फैमिलियर हो जाओगे रिएक्शन से, आप उस कंपाउंड से फैमिलियर हो जाओगे, उसकी प्रॉपर्टीज से फैमिलियर हो जाओगे, एंड फिर आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। तो इट्स वेरी सिंपल कि जस्ट रीड NCERT, have some good lecture, then read NCERT, then practice, then again read NCERT. Though this pattern you need to follow it again and again. Now if we coming to the organic chemistry, so organic के साथ एक थोड़ा सा है, organic is a challenging subject because it has a lot more number of chapters. इसका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है एंड डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है कंपाउंड्स वगैरह में। सो दैट इज़ वाई ऑर्गेनिक का शुड अप्रोच थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू बाकी के चैप्टर से। सो इट शुड बी लाइक दैट कि ऑर्गेनिक में आप स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो एंड रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो, बीच में IUPAC और नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म भी पढ़ते हो। सो ये स्टार्टिंग का जो पोर्शन है ऑर्गेनिक का वो काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस करो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म पे। वंस यू हैव डन दीज 3 पोर्शन वेरी वेल, आप बाकी की जो ऑर्गेनिक है, कार्बोनिल कंपाउंड है, अमाइंस वगैरह है, सब वो आप ईजिली कर लोगे। सो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरे टीचर ने काफ़ी अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म्स वगैरह काफ़ी डिटेल में पढ़ाया एंड उसके बाद जो बाकी की ऑर्गेनिक थी वो फिर मैंने खुद से NCERT पढ़ के मैंने खुद से समझ ली, बिकॉज आप उतने कैपेबल हो जाओगे आफ्टर रीडिंग दीज 3 टॉपिक्स कि आप बाकी की ऑर्गेनिक खुद से समझ लोगे, आपको एज सच लेक्चर से उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो या go for some good quality lectures and then after read NCERT and then after practice a lot more number of questions. Literally organic में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की डिमांड रहती है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो तब जाके आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर हो पाएंगे। सो या दैट इज़ हाउ यू कैन डू द ऑर्गेनिक क्वेश्चन। तो दीपक अब आते हैं आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स। Yeah, definitely it's the most favorite subject of need discipline, I guess so. Yeah, physics, let's talk about it. So first of all, the thing is that physics has a different aspect. मतलब physics is like कि जैसे बायो है, so बायो में आप बीच से स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी चैप्टर आप बीच से पकड़ के स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रीड कर सकते हो। बट फिजिक्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं कि आपने सीधे इलेक्ट्रोमैकेनिज्म से स्टार्ट किया या फिर आपने ग्रेविटेशन को उठा लिया, नहीं। फिजिक्स में जिस सीक्वेंस में चीज़ें हैं आपको उसी सीक्वेंस में चीज़ों को समझते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फिजिक्स में आता है दैट इज़ बेसिक्स। सो आप, मेरा तो ये मानना है और दैट बेसिक इज़ मैकेनिक्स, ठीक है। सो फिजिक्स में जो मैकेनिक्स का पोर्शन है दैट इज़ द बेस ऑफ फिजिक्स। इफ़ यू हैव कवर्ड मैकेनिक्स देन होल फिजिक्स इज़ लिटरली वेरी ईजी, वेरी अंडरस्टैंडिंग। बट देखो फिजिक्स में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है, आई बिलीव, आई नो एंड यू नो ऑल्सो, बट द थिंग इज दैट एक पॉजिटिव पॉइंट फिजिक्स में ये है कि फिजिक्स में जो नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, जो नंबर ऑफ लॉज है वो लिमिटेड है, मतलब बहुत ही बेसिक लॉज हैं, उसी के बेसिस पे सारे चैप्टर्स और सारी चीज़ें गाइडेड हैं, सारे लॉज वगैरह, ठीक है। सो अगर आपने बेसिक फंडामेंटल चीज़ें समझ ली हैं देन होल फिजिक्स इज़ ईजी। एंड आपको क्या करना है, आपका जो मैकेनिक्स का पोर्शन है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस करना है एंड आपको उसको कैसे अप्रोच करना है। फर्स्ट, टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फिजिक्स। बाकी के सब्जेक्ट में आप NCERT, अपनी बुक्स या फिर उस पर डिपेंडेंट रह सकते हो, बट इन केस ऑफ फिजिक्स योर अंडरस्टैंडिंग मैटर्स, दैट्स वाई योर टीचर्स मैटर। सो टीचर का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप एक अच्छे टीचर को, ट्यूटर को चूज़ करो, उससे फिजिक्स समझो एंड देन आफ्टर उसके पढ़ाने के बाद हैव योर ओन कंसेप्शन, हैव योर ओन कॉन्सेप्ट की व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। सपोज दैट इफ़ अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करें, प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ बेसिकली लाइक मैंने कोई चीज़ आपकी तरफ फेंकी, सो क्या उसका मूवमेंट होगा एयर में, वो क्या स्पीड पकड़ेगी जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, जब वो लैंड करेगी, या फिर कितनी दूर, कितनी स्पीड से फेंक दूँ कि वो कितनी दूर चली जाए, या फिर उसको कितना टाइम लगेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सो जस्ट हैव योर ओन इमेजिनेशन कि अगर आप इस एंगल पे फेंकोगे या आपके पास कोई बॉल है, आपका दोस्त इतनी दूर है, अगर आप इस एंगल पे फेंकोगे या इस स्पीड से फेंकोगे तो आपकी दोस्त तक पहुँचेगी। तो हैव योर ओन कॉन्सेप्ट, हैव योर ओन इमेजिनेशन। तो जब टीचर के पढ़ाने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप खुद की इमेजिनेशन और बिल्डिंग करोगे कि एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि फिजिक्स इज लाइक कि हमारे पास फॉर्मूला आ गया, हमारे पास क्वेश्चन है, हमें बस डेटा फिट करना है एंड आंसर आ जाएगा, बट दिस इज एक्चुअली द वेरी रॉन्ग वे। अगर आपके पास बेसिक चीज़ नहीं होगी, आपको नहीं पता कि एक्चुअली क्या चल रहा है वहाँ पे, तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी आ जाएगा ना, आप फंस जाओगे, आपको वो चीज़ें नहीं बनेगी डेफिनेटली। सो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दीज मैकेनिक्स पोर्शन। रश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो लिटरली स्पीकिंग मेरा पूरा 11 सिर्फ मैकेनिक्स पे गया है, सिर्फ मैकेनिक्स पे, और बहुत हल्का सा थर्मो वगैरह टच किया होगा। अगर आप एक साल भी सिर्फ मैकेनिक्स को देते हैं ना, देन जो बाकी का रिमेनिंग 1 ईयर है दैट इज सफिशिएंट टू कवर ऑल द अदर चैप्टर्स, बिकॉज बेसिक स्ट्रॉन्ग है, देन आप पूरा फिजिक्स आपका है लिटरली स्पीकिंग।
So this is the most and the primary thing you have to focus on physics. Another is definitely the question practice. Ki try to do as much question as you can in as much way, in from as many books as you can. Literally, एक चैप्टर है, सपोज दैट इफ यू टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सो NLM है. सो NLM है तो आप उसको, अगर आपका एक बुक कंप्लीट हो जाता है, देन एक दूसरी बुक, दूसरी एप्लीकेशन की बुक ट्राई करो, एक दूसरे रिसोर्स बुक से ट्राई करो. आप जितनी जगह से ट्राई कर सकते हो आप उतना अच्छे से करो, क्योंकि तभी आपकी वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी. बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि जो हमारे पास है हमने कवर अप कर लिया तो हो गया, बट बाद में जाके फिर उनको पता चलता है कि नहीं, हमारे तो हम उतनी स्ट्रॉन्ग हुए ही नहीं उस टॉपिक पे. तो ये चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पा रहे, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए. देयर इज नो स्मार्ट वर्क इन दिस केस, यू हैव टू बी हार्ड वर्क. ऐसा कोई एकदम शॉर्टकट इसमें नहीं है. यू हैव टू गो थ्रू दिस पाथ ओनली, दैट्स व्हाई. थैंक यू दीपक, आपने तीनों सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल्ड वे में समझाया. अगर दीपक ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है एंड उनका रैंक आया, आप भी ला सकते हैं. आपके लिए टॉपर बनना कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कोई कि आप नहीं कर सकते हैं. बेसिकली क्या है कि आप अपने सिलेबस को कैसे कवर कर रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, सारा खेल इस चीज़ का है. तो दीपक जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँ कि आपकी वीकेंड स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? ओह या ओके, कुछ तो अलग से ऐसा होगा, बिकॉज देखो सिंपल से पता है, ऑल इंडिया रैंक 5 ऐसे तो आया नहीं होगा. कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारे होंगे कि बाकी लोग बच्चों के काफ़ी प्लान्स होते हैं आज के टाइम में, वीकेंड्स के, मूवीज़ के प्लान होते हैं. तो आपके वीकेंड के प्लान कैसे होते थे? क्या कुछ खेलने को इंटरेस्ट था या स्टडी को लेके ही आप फोकस थे? नहीं, सो आई वॉज वेरी फोकस्ड. ओके, सो खेलने कूदने को लेकर उतना नहीं होता था. दोस्तों के साथ थोड़ी बातें वगैरह कर ली, दैट मच इज़ इनफ. एंड बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक अगर अपने मूवीज़ की बात की तो आप मंथली एक दो देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप मूवीज़ में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ऐसे हर वीक नहीं देख सकते. ओके, ऐसा नहीं कि आपको हर वीक देखना है, या फिर आपने वेब सीरीज स्टार्ट की, बिकॉज वेब सीरीज अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग. ओके, सो हम उस पर बात करते हैं कि आपने वेब सीरीज़ का पहला एपिसोड देखा, आपको अच्छा लगा, फिर आपको क्रेविंग होगी कि मैं नेक्स्ट भी देख लूँ, फिर उसके बाद भी देख लूँ. अगर आप एनिमे देखना स्टार्ट करते हैं तो एनिमेज आर वेरी लॉन्ग, लाइक यू नो वन पीस वगैरह, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ एपिसोड्स, नारुतो वगैरह. सो आप एक एपिसोड देखोगे, फिर दूसरे की क्रेविंग होगी, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाने लगेगा, आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे. सो आप डेफिनेटली इन्जॉय करो, बट आप एक ऐसा फॉर्म ऑफ इन्जॉयमेंट चुनो जो डिस्ट्रैक्टिव ना हो. लाइक अगर आपको रिलैक्स करना है, सो आप रील्स मत चूज़ करो, डेफिनेटली नॉट. अगर आपको रिलैक्स करना है, आप स्टोरी बुक चूज़ कर सकते हो, आप कोई नोवेल चूज़ कर सकते हो, दैट इज़ वेरी थिंग. आप स्पोर्ट्स, आप बैडमिंटन खेल सकते हो, बैडमिंटन इज़ नॉट दैट मच रफ. ऐसा नहीं कि आपको चोट वगैरह लग जाएगी. आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, या आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल व्हेन आई वाज इन 11-12. ओके, एज अ फॉर्म ऑफ, मतलब शाम को थोड़ा सा खेल लिया, दैट्स इट. वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा खेल लिया, दैट्स इट. बट कोई भी डिस्ट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन मत चूज़ करो, ये आपको डिसाइड करना है. या सो वीकेंड में अगर मैं स्पेशली कहूँ तो वीकेंड में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश करता था अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि वीकडेज में क्लासेस चलती रहती है, तो उस समय हमारा बहुत सारा पेंडिंग छूटता रहता है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं जर्नल ऐसे लिखता हूँ. सो जो भी पेंडिंग होता रहता है वो मैं लिखता रहता हूँ. सो वीकडेज में पेंडिंग वाला वर्क कंप्लीट किया, प्लस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की. दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं वीकेंड में अपना फोकस करता था. एक्स्ट्रा प्रैक्टिस से मेरा मतलब मैं मिक्स्ड टेस्ट देना, पुराना वाला जो टॉपिक्स थे उनका भी टेस्ट देना ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए. तो ये चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट से अलग बनाती हैं. ओके, सो आपको इस तरीके से वर्क करना है. या बच्चों, ये वीकेंड काफ़ी प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी, प्लीज़ ध्यान से हाईलाइट कर लेना पूरा. दीपक, एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि लास्ट 3 या 4 मंथ की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? ओके, किस चीज़ पे फोकस किया था आपने? या सो सिंस लास्ट 3 or 4 मंथ आर फुल ऑफ एंजाइटी फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि इट्स वेरी नॉर्मल थिंग. मतलब आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है. अब घबराहट होगी डेफिनेटली, मेरे कहने से नहीं फर्क पड़ने वाला कि आप डेफिनेटली आपके टीचर्स आपको बोलेंगे कि डरना नहीं है ये वो, बट डर लगेगा. दैट इज़ वेरी फंडामेंटल थिंग जो हो नहीं है, और लगना भी चाहिए. ऑब्वियसली एग्जाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बट देखा जाए लास्ट 3 or 4 मंथ में यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन सम अदर थिंग. जो आप पढ़ते आ रहे हो उसको पढ़ते रहो, जिस तरीके से रिवाइज करते हो करते रहो, जिस तरीके से मॉक टेस्ट वगैरह फुल सिलेबस दे रहे हो देते रहो. बट देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जिस पे अगर आप काम कर पाए, जिसको अगर आप मास्टर कर पाए, देन वेलकम, यू आर इन द टॉपर्स ग्रुप. बिकॉज द थिंग इज दैट 3 इट्स लाइक कि देखो, नीट इज़ वेरी डिफिकल्ट. वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट? सिलेबस इज ईजी, बट यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल वहाँ पे राइज करता है कि 2 साल की प्रिपरेशन है, 2 years की प्रिपरेशन, या फिर 3 years की, या 4 years की प्रिपरेशन आपको 3 hour में परफॉर्म करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि 2 year की किसी की प्रिपरेशन आपको सिर्फ 3 hour में परफॉर्म करना है. सो इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क कि आप अपना बेस्ट दे पाओ. इट्स वेरी चैलेंजिंग.
कि आप वो कर पाओ जो आप डिजर्व करते हो. सो यू लास्ट 3 मंथ में आप जो जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो, बट देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन. फर्स्ट, योर रिलैक्सेशन ऑफ माइंड. यू नीड टू मेक योर माइंड वेरी रिलैक्सड. आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, डू इट वेरी जेन्युइनली. आप काफ़ी डेडिकेटली ये सारी चीज़ें करो. आप माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करो. ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड पॉइंट इज प्रेजेंट माइंडेड रहने की कोशिश करो. जो सामने उस पर फोकस करने की कोशिश करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर सिटिंग इन अ पॉडकास्ट, ओके, सो वी आर शूटिंग अ पॉडकास्ट. सो योर माइंड शुड बी इन अ पॉडकास्ट. योर माइंड शुड नॉट बी देयर कि कल क्या हुआ था, कल किसकी क्लास होने वाली है, या कल मेरी कौन सी पोस्टिंग है. मैं ये नहीं सोच रहा. इफ आई एम टॉकिंग विद यू, सो आई एम वेरी जेन्युइनली, वेरी डेडिकेटली आई एम विद यू. आई एम फीलिंग द मोमेंट. सो एवरी स्टूडेंट शुड फील लाइक कि जो वो पढ़ रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसमें ही इन्वॉल्व रहे. बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं, कट ऑफ क्या होगा, इन सब से तुम्हारे सोचने से कट ऑफ नहीं बदलने वाला, तुम्हारे सोचने से तुम्हारी रैंक नहीं आने वाली. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं, कि लास्ट के फ्यू मंथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड लिटरली आई हैव अचीव दैट लेवल जब मैं नीट का पेपर देने जा रहा था. 12 सितंबर 2021 को मेरा पेपर था. सो आई वॉज वेरी प्रेजेंट माइंडेड. आई वॉज दैट मच स्ट्रॉन्ग बाय माई माइंड कि मैं अपने सारे थॉट्स को एक्चुअली कंट्रोल कर सकता था. एंड मैं बिल्कुल भी एक थॉट भी आगे नहीं सोचता था. इट्स लाइक कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ दैट इज़ अंडर माई कंट्रोल. क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है, तो वो वैसा नहीं था, बिकॉज आई हैव अचीव दैट लेवल ऑफ माइंडफुलनेस. सो ये चीज़ है जो काफ़ी कम लोग कर पाएंगे, और बट जो कर लेगा इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू बिकम टॉपर. बच्चों नोट कर लेने वाला पॉइंट भाई. ये चीज़ मैंने कभी किसी उसमें नहीं बोली. और दीपक, एक क्वेश्चन और क्या कि एक स्टूडेंट का डेली बेसिस का शेड्यूल क्या होना चाहिए प्रिपरेशन को लेकर? ओके, या सो डेली शेड्यूल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि 17 घंटे पढ़ लूँ, 18 घंटे पढ़ लूँ. लिटरली इट्स नॉट पॉसिबल, जनरली स्पीकिंग, बिकॉज इतने करने की ज़रूरत नहीं है. What you can think कि 5 to 6 hours of self study apart from coaching and all is very much sufficient, okay, but इसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल काम है. So it's like कि आप ऐसे स्लॉट्स में डिवाइड करो. जैसे मॉर्निंग का एक स्लॉट है, आफ्टरनून का एक स्लॉट है, एक इवनिंग का स्लॉट है, एक नाइट का स्लॉट है. अब आपकी क्लासेस सपोज दैट मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग का स्लॉट क्लासेस वगैरह में गया. देन आपके पास आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट ऐसा बचा हुआ है, तो आप उसे डिवाइड करो. आप क्या करो, जब स्टार्ट करो अपनी सेल्फ स्टडी तो एक इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, ताकि आप कहीं इन्वॉल्व ना हो जाए. क्या पता आपने जब सेल्फ स्टडी की स्टार्ट की तो आप एक ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करो जिसमें आप उलझ गए, सो आपका फिर पूरा दिन उलझा चला जाएगा. फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा. फिर आपको लगेगा कि यार आज पूरे दिन में बस इतना सही काम हुआ, तो आपको थोड़ा सा डिमोटिव फील होगा. तो स्टार्ट विथ ईजी सब्जेक्ट, बायो एंड केमिस्ट्री. देन जब आप सबसे ज़्यादा एक्टिव हो डे के जिस टाइम पे, लाइक आफ्टरनून एंड ऑल, वैसे आफ्टरनून में तो सबको बहुत नींद आती है, तो डे के जिस भी टाइम पे आप ज़्यादा एक्टिव हो, आप उसमें सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स के न्यूमेरिकल या फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल या ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट, इस पे ध्यान दो. एंड नाइट में आते आते आप थोड़ा सा पेंडिंग वर्क या फिर अपना रिवीजन या फिर जो बैकलॉग्स हैं उन पे ध्यान दो. सो मैं क्या करता था, मेरा जो नाइट वाला स्लॉट था वो मैं पूरा बैकलॉग को देता था, जो मेरा 11th में चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ. आप इस तरीके से अपना वो क्या कर सकते हो, शेड्यूल को सेट कर सकते हो. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके शेड्यूल में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो रिफ्रेशिंग है, लाइक फ्रेंड्स से बातें करना या फिर फैमिली को कॉल लगाना. बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, तो वो फैमिली को कॉल नहीं लगाते, और धीरे धीरे वो एक ऐसी लाइफस्टाइल में चले जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है. सो उनका माइंड भी थक जाता है करते करते, वही सेम काम, वही सेम शेड्यूल, कोचिंग जाना, आना, पढ़ते रहना. सो कुछ रिफ्रेशिंग आपके शेड्यूल में होना चाहिए. लाइक मेरे टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम बैडमिंटन खेलो, भले 15 मिनट खेलो बट खेलो, सो इवनिंग में. सो वो शेड्यूल का एक हल्का सा पार्ट बना लो. लाइक दोस्त से बात करना, ऐसा नहीं 4-5 दोस्तों से बात करें, नहीं, एक अच्छा दोस्त हो उससे बात कर लिया, कभी फैमिली में किसी से बात कर लिया, तो इस चीज़ को अपने शेड्यूल में इन्वॉल्व कर. तो इट्स लाइक अ परफेक्ट शेड्यूल जो आपको लंबे समय तक सस्टेनेबल रहेगा. आप इससे बोर नहीं होगे इस तरीके से. बिल्कुल दीपक, सही, बिल्कुल आपने सही कही, ये परफेक्ट शेड्यूल था. इवन मेरा अगला क्वेश्चन यही जाने वाला था कि बैकलॉग कैसे कवर करें, बट आपने उस शेड्यूल के अंदर बैकलॉग को भी कवर कर दिया. एंड आपने सारा शेड्यूल तो बता दिया, लेकिन इसमें आपने रील्स वगैरह को काउंट ही नहीं किया. वो आज का टाइम लाइक मैंडेटरी है. इंसान 5 मिनट के लिए सोचता है कि थोड़ा सा, आपने बोला रिफ्रेशमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें और बताई, बट आज का तो शेड्यूल ही यही है कि रील्स ही पहला ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन भी रील्स है. तो एक जो भी नीट एस्पिरेंट जो चाहता है कि मुझे एक अच्छा स्कोर चाहिए या अच्छा कॉलेज चाहिए, या उसका ड्रीम कॉलेज वो चाहिए, तो उसके अंदर ये रुकावट है या कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल वे में देखा जा सकता है? आप क्या कहना चाहिए? वेल देखा जाए तो रील्स आर वेरी एडिक्टिव.
and they are very destroying in nature. Believe me or not, but NEET aspirant should not be on Instagram. Any aspirant should not be on Instagram. Once you achieved it, like I'm on Instagram, but only after I secured a rank. मैंने अपना मुझे इंस्टाग्राम के बारे में उस समय पता भी नहीं था लिटरली. जब मेरा रिजल्ट वगैरह आ गया, देन ओनली मेरी सिस्टर ने बोला कि हाँ इंस्टाग्राम पे तू अकाउंट बना ले, तेरे फ्रेंड्स वगैरह कनेक्टेड हो जाएंगे. देन ओनली आई केम ऑन इंस्टाग्राम. ओके, सो नीट एस्पिरेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल इससे दूर रहना है. बट इफ़ यू आर ऑन इट, प्लीज़ रील को अपना रिलैक्सेशन पॉइंट या फिर वो न करो. अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो, सो यू कैन रेस्ट्रिक्ट इट. आप धीरे धीरे ऐसे करो, जैसे आपकी कोई बैड हैबिट है तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप उसका टाइम ड्यूरेशन कम करते जा रहे हो. बट धीरे धीरे आप कम करते जा रहे हो एंड फिर फाइनली वो इतना कम हो जाएगा कि वो आपकी अफेक्ट नहीं करेगा आपकी स्टडीज़ को. बट कोशिश करो आप उससे जितना दूर रह सको. ये बात सबको पता है, आई नो, एवरीबडी नोज. बट वही है कि जिसको करना होगा वो उसको छोड़ देगा, बट जिसको नहीं करना, जिसको कि हाँ हो जाएगा नीट में ऐसे ही है, जो थोड़ा सा नीट को लाइटली ले रहा है, सो वो डेफिनेटली नहीं छोड़ पाएगा. सो यू नीड टू बी सीरियस फॉर योर कैरियर एक्चुअली, बिकॉज रील्स आपका कैरियर नहीं बनाने वाला एंड रील से आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला, रील से आपकी कोई रैंक नहीं आने वाली. और सो दैट इज़ वाई आप बाद में भी देख सकते हो. कॉलेज में यू हैव लॉट मोर टाइम यार, जस्ट आप कॉलेज में एंजॉय करो ये चीज़ें. आप प्रिपरेशन टाइम में ये सब चीज़ें मत करो. दैट इज़ माई एडवाइस. बच्चों समझ गए हो कि 2 साल के रील्स देखनी, 2 साल को 1 साल में कर लोगे क्लियर यार, क्यों टेंशन ले रहे हो. 1 साल की तो बात है, मत देखना रील्स. 1 साल बात कर लेना. और दीपक, एक कीवर्ड और है या जो कि एक नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है. ओके, स्ट्रेस. उसको आपने कैसे हैंडल किया था? या सो स्ट्रेस इज़ वेरी कॉमन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हर किसी को होता है, नो मैटर किसकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है. सो आप कुछ चीज़ें कर सकते हो. लाइक देखो, स्ट्रेस जिस चीज़ से आ रहा है, लाइक एक स्टूडेंट है जिसको क्रैक करना है, बट वो एक ऐसे शेड्यूल में फंस गया है, लाइक वो सुबह लेट से उठता है, फिर अपनी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करता है, उसको बहुत सारी चीज़ समझ नहीं आ रही. तो अगर आप एक गलती करते हो तो उसको फिर दूसरी गलती, तीसरी गलती, वो अपने आप होती चली जाती है. तो एक लिंक चेन की तरह सारे शेड्यूल कनेक्टेड होता है. सो चेन को सबसे पहले स्टार्टिंग में सुधारो, लाइक वेकअप अर्ली और हैव सम एक्सरसाइज. एक्चुअली बहुत सारे स्ट्रेस के लेवल मोबाइल फ़ोन एंड इरेगुलरिटी इन शेड्यूल है. लाइक लोग लंच स्किप कर दे रहे हैं, डिनर स्किप कर दे रहे हैं. तो ये जो इरेगुलरिटीज़ धीरे धीरे आती जा रही है नीट एस्पिरेंट में. हालांकि ये सारी चीज़ें कॉलेज लेवल पे पहले स्टार्ट होती थी, कि कॉलेज लेवल पे आपका शेड्यूल इतना अजीब है कि आप दोपहर में उठ रहे हो या फिर शाम को उठ रहे हो सीधे. सो बट नाउ डेज दे आर सीन ए नीट एस्पिरेंट ऑल्सो, कि वो अपना शेड्यूल ही इतना उल्टा सीधे करता है. सो फर्स्ट इम्प्रूव योर रूटीन, योर 24-hour डायर्नल रिदम इसको बोलते हैं. सो नेचुरली वी आर लाइक वी शुड बी स्लीपिंग एट नाइट एंड वी शुड बी वेक अप इन मॉर्निंग, बट लाइक दैट टुडे नाउ कि वो दिन भर सोते हैं, रात को जागते हैं. सो ऐसा नहीं करना है. बी विद द नेचर्स लॉ. एंड आप स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप बुक्स के हेल्प ले सकते हो. एक्स्ट्रा बुक्स में बोल रहा हूँ, नॉट लाइक प्रिपरेशन बुक्स नहीं. आप नोवेल्स पढ़ सकते हो, आप कोई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो. बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो आपको, जब आप पढ़ोगे सो यू विल फील गुड, यू विल लर्न समथिंग एंड आप उसको फिर अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करोगे. सो आपको थोड़ा अच्छा ही लगेगा. सो इस तरीके से आप कर सकते हो. अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, सो यू शुड टॉक टू योर मदर. या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स से अपनी बातें शेयर नहीं करते कि उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, नहीं बताना चाहते कि उनकी, अगर आपकी बुरी भी चल रही है, जस्ट टेल देम, यू विल फील अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन. दैट इज़ माई पॉइंट. सो आप इस तरीके से कर सकते हो. आई होप बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कीवर्ड है स्ट्रेस, जो कि एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ में आता है. तो काफ़ी अच्छी तरीके से दीपक बताया आपने. एंड दीपक, आपसे एक ना और बात जानना चाहूँगा कि रिवीजन को लेके कि हमें कोई भी सब्जेक्ट कितनी बार रिवाइज करना चाहिए, या एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा रिवाइज नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा स्टेज कब तक हम करते जाएं, रिवीजन कब तक, और कौन से एग्ज़ाम से कितना टाइम पहले हमें अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए? ओके, सो बेसिकली ऐसा कुछ लिमिट नहीं है रिवीजन में. एंड रिवीजन इज़ अ साइमल्टेनियस प्रोसेस. इट्स नॉट लाइक कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आप बैकवर्ड आओगे फिर रिवाइज करोगे. ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है. आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, आप सीरीज़ बाय सीरीज़ करते चलेगा, आप भले अच्छे से कर रहे हो, नो प्रॉब्लम. बट अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन के बारे में सोचोगे, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी एंड फिर आपको रियलाइज़ होगा यू हैव डिड अ ब्लंडर. सो द थिंग इज़ दैट कि जब आपकी प्रिपरेशन चल रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, अभी आपका 5th चैप्टर ऑन गोइंग है, सपोज है बायो में ऑन गोइंग है. सो ट्राई टू रिवाइज ऑन वीकेंड.
या फिर एक एक्स्ट्रा टाइम देके जो पहले के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर उनको रिवाइज करने की कोशिश करो। तो जब कभी भी आप आगे हो तो पीछे वालों को थोड़ा देखते चलो। करने के लिए आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी कर सकते हो, आपके क्लासरूम में जो पढ़ा है उससे भी कर सकते हो। बट द बेस्ट वे जो मुझे लगता है जिससे मैं रिवाइज करता था, दैट इज़ बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस। नाउ द थिंग अराइजेस कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से कोई कैसे रिवीजन कर रहा है। सो मैं क्या करता था, अपना ही एक टेस्ट लेता था। जैसे मैंने मेमोरी की बात की कि यू शुड हैव अ गुड मेमोरी। सो इस चीज़ को आप एनहेंस कैसे करोगे, कोई अपनी मेमोरी कैसे इंक्रीज करेगा। सो इस चीज़ को आप ऐसे एनहेंस कर सकते हो कि आप क्या करो, एक सरप्राइज टेस्ट ले लो खुद का कि सपोज दैट यू आर इन सम चैप्टर एंड आपने बहुत पुराने वाले चैप्टर का एक सरप्राइज टेस्ट निकाल लिया कहीं से, एक पेपर निकाल लिया एंड आप बिना रिवीजन किए, बिना किताब खोले, बिना उस कॉन्सेप्ट को पढ़े, जो आपको जितना भी याद है, जितना भी हल्का फुल्का याद है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि आप बहुत कुछ भूल चुके होगे। बट यही है, फिर जाके आप अपना टेस्ट लेने के बाद फिर जाके आप वो कॉन्सेप्ट देखो, फिर जाके आप बुक पढ़ो, फिर जाके आप क्लासरूम नोट्स चेक करो। तो इससे क्या होगा ना, आपको आइडिया रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है। हाँ, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना था टेस्ट में। सो दिस इज़ द बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी एंड ये काफ़ी इफेक्टिव है क्योंकि इससे आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है। इससे आपका लॉन्ग टर्म रिटेंशन, जो हमारे माइंड का लॉन्ग टर्म रिटेंशन होता है कि हम कितने लंबे समय तक किसी कॉन्सेप्ट को याद करते हैं, वो बढ़ता रहेगा क्योंकि आपका माइंड को याद रहेगा कि हाँ, मैं जो टॉपिक अभी पढ़ रहा हूँ उसका बाद में एक टेस्ट होने वाला है, सो मुझे इसे अच्छे से कवर अप करना है इस तरीके से। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज। दीपक, रिवीजन को ही मैं कंटिन्यू करते हुए एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि माइंड मैप का एक नीट एस्पिरेंट के लिए क्या रोल रहता है? Yeah, so the thing is that NEET has a broad syllabus, vast syllabus, just like an ocean. So mind map भी like एक चीज़ों को समराइज करते हैं। देखो, मैंने इमेजिनेशन की बात की थी, तो उसमें ये है कि माइंड मैप भी लाइक आपको एक इमेजिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो उससे क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी कॉन्साइज दिखाई देती है एंड जब आपको चीज़ें कॉन्साइज दिखाई देती हैं तो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई चैप्टर मैं 4-5 पेजेस में भी लिख सकता हूँ। अगर मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, वही चैप्टर मैं 1 पेज में भी लिख सकता हूँ। सो द थिंग इज दैट जब मैं उसे 1 पेज में लिखूंगा तो मेरा माइंड थोड़ा सा उसे कॉन्साइजली देखेगा, उसे वो चीज़ टफ नहीं लगेगी और उसे वो याद करने में ईजी रहेगा। सो माइंड मैप इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिवाइजिंग एंड मेमोराइजिंग सम कॉन्सेप्ट्स। या दीपक जी, एक चीज़ के बारे में और हम बात करेंगे, मॉक टेस्ट। एक नीट एस्पिरेंट के लिए सही समय क्या होता है और किस एग्ज़ाम से कितना समय पहले उनको मॉक टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए? वेल, देखा जाए तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कंप्लीट योर सिलेबस एंड देखा जाए अगर आपके पास 4 महीने दिस इज़ वेरी गुड, अदरवाइज 3 मंथ अगर आपके पास मॉक टेस्ट रिविजन के बचते हैं दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट अगर आपके पास 2 महीने या सिर्फ 1 ही महीने है मॉक टेस्ट के लिए, सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा करना चाहिए कि आपके पास 3 महीने तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट एंड रिविजन के हो। सो एग्जाम से 3 महीने पहले इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर मॉक टेस्ट एंड ऑल दिस थिंग। तो गाइज, ये पूरा पोर्शन था हमारा ड्यूरिंग प्रिपरेशन का। तो अब हम बात करेंगे दीपक की अभी करंट लाइफ के बारे में कि अभी एम्स के अंदर एडमिशन लेने के बाद उनको कैसा फील हो रहा है, क्या उनका डेली का रूटीन रहता है। हम सुबह बात कर रहे थे कि सुबह 8 बजे से लेकर अभी भी रात को 8 बजे बिजी रहते हैं तो हम इसको पूरा डिटेल्स अब जानते हैं। और दीपक, आपने अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी ऐसे मोमेंट्स को कंप्रोमाइज़ किया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई इवेंट होगा आपके घर में या फैमिली फंक्शन होगा, किसी रिलेटिव की शादी होगी, तो आपने काफ़ी इवन फेस्टिवल्स तक भी आपने कम टाइम देगा। एक होता नहीं कि दिवाली में भी लोग अच्छा पूरा खुला मस्ती करते हैं, बट मुझे लगता है कि आपने बहुत ही कम समय दिया होगा अपने फेस्टिवल या ऐसे रिलेटिव फंक्शंस के अंदर या जितने भी रिचुअल्स होंगे, तो उसमें कम टाइम दिया। लेकिन अभी आपने रैंक अचीव कर लिया, आपका एडमिशन हो गया, तो आपने जब ये रैंक आया तो आपने लाइक क्या डिसीजन लिया था कि अब मैं अपने खुल के जीऊँ लाइफ, मैंने बहुत पढ़ लिया, तो उसके बाद का क्या रूटीन रहा आपका? Okay, so honestly speaking, since 2 साल was really hectic for myself and मुझे फील होता है कि 2 years मैंने कुछ नहीं किया, मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला नहीं। ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो मुझे बाद में पता चला कि रिज़ल्ट के बाद में पता चला अच्छा ये भी है, फिर वो भी मुझे बोलते अरे तुम तो कभी दिखे ही नहीं, कभी भी फंक्शन में नहीं आए, कभी मिलने नहीं आए। मतलब आई वॉज जस्ट लाइक गोस्ट हो गया हूँ मैं सबके लिए। जस्ट फैमिलीज नोज, फैमिली में बहुत कम बातें हो रही है, मतलब कभी कभी मैं कॉल लगा ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ किसी चीज़ में। सो बट वो पार्ट मैंने मिस किया डेफिनेटली। सो मुझे उसकी फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब हो चुका है, सो नाउ आई शुड लिटिल बिट ओपन अप फॉर एवरीवन। सो देन ओनली आफ्टर आई बिकम लिटिल मोर सोशल, लोगों से एंगेज करना, फ्रेंड्स बनाना, थोड़ा और चीज़ों को जानना, थोड़ा और एक्सपोजर लेना अबाउट द वर्ल्ड एंड ऑल दिस थिंग। या सो आई डिसाइडेड कि आई विल नाउ एक्सप्लोर थिंग्स आउट।
आई विल एक्सप्लोर माई ओन इंटरेस्ट, बिकॉज जब मैं 11-12 में था सो मैं उतना ध्यान नहीं देता था कि चीज़ें क्या है, क्या चल रहा है, नहीं. बट नाउ आई टेक इंटरेस्ट इन नोइंग न्यू थिंग्स, learning new things, meeting new people. So yeah, that is the change in mindset I did after my results. दीपक जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपका पूरा नीट प्रिपरेशन के अंदर आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, लाइक आपके ब्रदर या सिस्टर या आपके मदर फादर का क्या सपोर्ट रहा कि उन्होंने कैसे हेल्प की आपकी पूरी नीट प्रिपरेशन के अंदर? Yeah, so this is really very important कि first of all I want to really thank my mother for all the support, literally that much kind of support, that much kind of trust she had on me कि मैं कर लूँगा. That was really respectful and appreciable. So actually था कि जैसे सिबलिंग्स हैं, हम 3 हैं, so कुछ चीज़ें मुझे ज़्यादा मिल जा रही हैं, मॉम मेरी ज़्यादा केयर कर ले रही हैं कि इसका पेपर है, ये नीट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि अच्छा करेगा. सो बाकी सिबलिंग्स से कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं दीपक को क्यों नहीं बोल रहे, या दीपक को क्यों नहीं ये काम करने के लिए बोल रहे, या फिर उसको क्यों नहीं डिस्टर्ब कर रहे. सो मेरी मॉम ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया कि मैं डिस्टर्ब ना हूँ, या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, या फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो. सो उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी ध्यान दिया, क्योंकि वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझती थी कि नीट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीपक विल डू गुड इन इट. सो या, सो दैट शॉर्ट ऑफ सपोर्ट हमेशा जब भी बात होती थी तो वो हमेशा मोटिवेट ही करती थी, और कभी भी ऐसा प्रेशराइज नहीं करती थी कि नहीं तो मैं टॉप ही करना है. वो बोलती थी तुम जितना अच्छा कर सको जस्ट ट्राई टू डू बेटर. अगर तुम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं कि तुम्हें डांटने लगेंगे, नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, है ना. थोड़ा बहुत था कि वो बोलती थी कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, बट मैं उन्हें बोल देता था कि अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं सपोज दैट, तो मैं उन्हें बोल देता था कि मम्मी अभी मार्क्स कम आ रहे हैं बट डोंट वरी, मेरे मार्क्स ज़्यादा आने लगेंगे. तो वो समझ जाती थी कि हाँ वो कर लेगा. सो दैट मच काइंड ऑफ सपोर्ट आई गेट, एंड शायद इसलिए भी आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स माई एग्जाम एंड ऑल. सो शायद इसलिए मैं इतना अच्छा कर पाया. या और सिबलिंग्स का क्या रोल रहा? सिबलिंग्स तो बहुत डिस्टर्बिंग है. हालांकि वो भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी थैंक यू. दीपक, चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आया होगा या तो उस डे के बारे में बताओ कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया था कि उस दिन की शुरुआत क्या थी. ओके. वो लाइक बहुत ही बेहतरीन दिन रहा आपको, वो सब लिटरली रहा आपके लिए, बिकॉज सभी जगह आपका नाम छा गया होगा. लेकिन आपका उस दिन का डे क्या था, मतलब लाइक कैसे स्टार्ट हुआ दिन आपका? इफ यू टॉक अबाउट द रिजल्ट डे, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एग्ज़ाम था वो 21 सितंबर को था, एंड हमारा जो रिजल्ट था वो 5 नवंबर को था. सो द थिंग इज़ दैट, पहली बात तो जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर होना था उस दिन किसी को नहीं पता था कि आज रिज़ल्ट आना है, बिकॉज रिज़ल्ट की डेट एनटीए ने डिक्लेयर नहीं की थी, एंड सब बहुत ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें हुई. सो मैं बनारस में था फैमिली के साथ, एंड मेरे टीचर्स वगैरह थे. सो हम लोग सारनाथ गए हुए थे, यू नो दैट गौतम बुद्धा ने वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर दिया था. सो हमें पता था रिजल्ट तो आना नहीं है, डेफिनेटली आज नहीं आना है. सब बहुत चिल हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है. सो जब सारनाथ से हम वापस आ रहे थे, व्हेन आई वाज इन द कार, मुझे ग्रुप्स में पता चला कि लोगों के ईमेल पे रिजल्ट आ रहा है. मुझे लगा शायद फेक है, मे बी इट्स फेक. बिल्कुल. एंड देन आई केम टू नो कि एनटी सबको ईमेल पे रिजल्ट भेज रहा है. एंड फिर देन आफ्टर एनटी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, उसने लिंक्स दे दी कि रिजल्ट इज नाउ अनाउंस. नाउ फिर सब शॉक की अब रिजल्ट आ गया, और फिर हम लोग कोचिंग पहुंचे, एंड देन आफ्टर सब लोग ट्राई कर रहे हैं लिंक पे. बट दैट वाज एट द टाइम क्या होता है, सर्वर बहुत ज़्यादा हाई होता है कि सबके सब ट्राई कर रहे हैं तो सर्वर डाउन ही रहेगा. सो इट्स लाइक कि ओपन अप तो नहीं होने वाला. सो 2-3 घंटे से सब ऐसे ट्राई करते रहे, सारे टीचर्स इन ऑल, मम्मी, मैं, सिस्टर्स, खुल जाए रिजल्ट आ जाए. फिर हम लोग घर पे पहुँचे, एंड देन आफ्टर फिर एक मिनट रोकना चाहूँगा दीपक, एक चीज़ बताओ कि जब वो आपने 2-3 घंटे का समय कैसे निकाला, आपका माइंड में क्या चल रहा था उस समय पे? या यू आर राइट. सो मेरे माइंड में चल रहा था मेरी रैंक को लेके. मुझे पता था मेरे 715 मैं चेक कर चुका था हर जगह से. अब मैं सोच रहा था कि 715 पे क्या पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, कि अगर किसी के 720 आए सो स्टार्टिंग की रैंक्स वो चली जाएंगी. 716 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी कम प्रोबेबिलिटी है, बट स्टिल सिंस लैक्स ऑफ स्टूडेंट है, किसी न किसी स्टूडेंट तो 716 आ सकते हैं. सो आई विल लाइक कि या मेरी 3rd रैंक हो सकती है, 4th हो सकती है, 5th हो सकती है, 6th हो सकती है. इस तरीके से मेरा दिमाग में था कि इस रेंज में हो सकती है, दिस कैन बी वन ऑफ द रेंज. सो बट डर भी था कि कुछ और ना हो, कि बहुत सारे 716 हो, बहुत सारे 720 हो, कि रैंक और आगे चली जाए. बिल्कुल. सो बहुत डर था कि मतलब अगर वो ओपन अप हुआ, पहले तो ओपन अप नहीं हो रहा वो, अगर ओपन अप हुआ तो सामने क्या रैंक दिखाई देगी,
सो वो भी काफ़ी डर था, बट स्टिल फिर काफ़ी ज़्यादा फिर हम न्यूज़ वगैरह देखने लगे कि हाँ इस बच्चे के 715 आए हैं, क्योंकि और भी स्टूडेंट के कुछ और मेरे कलीग्स थे उनके भी 715 आए थे। सो आई थॉट अब सेम रैंक है, फिर एज के अकॉर्डिंग होता है कि जिसकी एज ज़्यादा उसको अच्छी रैंक मिलेगी। सो देन फाइनली हम घर पहुँचे एंड आई वॉज ऑन द स्टेयर्स एंड वो खुल गया मेरे फ़ोन से, मैंने देख लिया और फिर सब लोगों ने भी देख लिया। सो फिर सब लोग ऐसे एक्साइटेड हो गए, टीचर्स वगैरह एक्साइटेड हो गए, ओह माय गॉड वी हैव अचीव ऑल इंडिया रैंक 5 एंड आई वी लाइक, मैं उस समय बहुत शांत था, मतलब वो जो एक्साइटमेंट थी ना, मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, व्हाट हैज़, क्या हो चुका है, मतलब ये चीज़ अब हो चुकी है, नाउ इट्स ओवर, मतलब ड्रीम था वो डन। काफ़ी इतनी दूर आए, ऑल इंडियन 5 फाइनली मिल चुकी है। अब सोचने से वो नहीं होगा कि 2 मिल जाती, 3 मिल जाती, नहीं, यू हैव नाउ दैट 5 नंबर विथ यू नाउ। फिर काफ़ी से लोग एक्साइटेड हो गए, फिर प्लानिंग करने लगे कि अब क्या करना है, अब कैसे सेलिब्रेशन करना है, ये वो। एंड मॉम वाज वेरी हैप्पी, माय सिबलिंग्स वर वेरी हैप्पी, वो सबको फिर कॉल लगाने लगे, रिलेटिव्स वगैरह को सबको बताने लगे, एंड सर टीचर्स फिर इंटरव्यूज़ एंड बाकी सारी चीज़ों की तैयारी करने लगे, सेलिब्रेशन को लेकर तैयारी करने लगे, सब बिजी हो गए, सबने काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह किया, काफ़ी सारे फिर तो कॉल आने लगे अचानक से, ये बिजी हो गया शेड्यूल पूरा, बिजी, कभी चीज़ें रिलेटिव्स बहुत के busy फोन हो आ गई। रहे हैं, कभी फ्रेंड्स के फोन आ रहे हैं। फिर काफ़ी चीज़ें, फिर ड्रास्टिकली चीज़ें बदल गई, फिर लाइक ए सेलिब्रिटी थिंग, आप कहीं भी जा रहे हो, लोग आपके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, भीड़ लगी जा रही है, कोचिंग में जैसे ही जाते हो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आ जाते हैं, पूछने लगते हैं, बातें करने लगेंगे, सेल्फीज लेने लगेंगे, तो अचानक से चीज़ें काफ़ी ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जस्ट अ नॉर्मल स्टूडेंट एंड नाउ दैट कि इतने सारे लोग इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, आपका सेलिब्रेशन हो रहा है, फटाके फोड़े जा रहे हैं, सो दैट वाज काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग थिंग फॉर मी एंड वन टाइम लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हर किसी को ये नसीब नहीं होता है, एंड आई एम वेरी लकी कि आई हैव एक्सपीरियंस दैट फॉर्म ऑफ थिंग इन माय लाइफ। या अच्छी सी सबसे बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, आपको तो बहुत उससे भी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होगा। एक दीपक और भी माइंड में एक थॉट आया कि जैसे आपका ऑल इंडिया रैंक 5 आया, तो जैसे ही आपने रिजल्ट देखा था तो आपके माइंड में ये नहीं है कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों नहीं था? या दैट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हिट मी कि रैंक थोड़ा और बेटर हो सकता है, आई गेस। देख रहे हो बच्चों, मतलब ऑल इंडिया रैंक 5 होने के बावजूद भी अभी तक 1 पे सोच रहे हैं, और वहाँ पे भी बच्चे ऐसे बैठे हैं कि यार 5 कैसे हैं, और 5 वाला भी अभी सोच रहे हैं यार और देखो, मतलब सही थॉट था मेरे माइंड में बिल्कुल। या एक्चुअली मतलब जो पढ़ते हैं उनको रहता है कि थोड़ा और बेटर, बट फिर बाद में लगता है कि या से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं, सो बाद में जाके चीज़ें डाइल्यूट हो जाती है, बट स्टार्टिंग में लगता है सब बहुत खुश हैं, उनको ऑल इंडियन 5 है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो तो और एक्सपेक्ट करके बैठा था कि आप 1 भी आ सकती थी, बट दैट्स ओके, कुछ नहीं कर सकते, अब जो मिल गया उसमें खुश हो। गजब दीपक भाई, गजब। या दीपक अभी आपका शेड्यूल क्या रहता है, मतलब आपका लाइक क्या रूटीन क्या रहता है अभी हॉस्पिटल में, स्टडी में क्या प्लान रहा है अभी? ओके, सिंस आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट, सो ऑल कॉलेजेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट एक्चुअली क्या होता है, जब हम फर्स्ट ईयर में थे सो हमारी क्लासेस 9 बजे स्टार्ट होती थी, एंड 9 से एक्चुअली क्या होता था, 9 से 1 बजे तक क्लासेस चलती रहेंगी, देन 1 से 2 लंच ब्रेक होता था, एंड 2 से 5 देन प्रैक्टिकल्स होते थे। मतलब हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन फर्स्ट ईयर व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो उनके प्रैक्टिकल्स आफ्टरनून में चलते थे ना, और 5 बजे के बाद फ्री हो जाते थे, आपको 5 बजे के बाद कोई काम नहीं हुआ। बट जैसे ही आप सेकेंड ईयर में एंटर करते हो ना, चीज़ें बदल जाती है। सेकेंड ईयर में आपकी क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है, सो उसके लिए सुबह जागना पड़ता है, दैट इज़ मोस्ट, और ठंडियों में विंटर्स में थोड़ा जागना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, तो सुबह की एक्चुअली हमारा शेड्यूल थोड़ा अलग हो जाता है। तो सेकेंड ईयर में क्या होता है, हमारे पास 8 से 10 2 लेक्चर क्लासेस होंगे LT लेक्चर हॉल लेक्चर थिएटर में, एंड देन आफ्टर 10 से 1 हमारी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग अलग अलग होती रहती है। राइट नाउ आई एम इन पीडियाट्रिक मतलब होता है जो एक ऐसा डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक मेडिसिन इज समथिंग, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो इन्फेंट्स, न्यूनेट, चिल्ड्रंस और एडोलेसेंट्स, इन एज ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं उनसे डील करता है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। सो राइट नाउ आई एम पोस्टिंग इन इट, है ना। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक गायनी वाला पोर्शन है, गायनेकोलॉजी, दैट इज़ फीमेल स्पेशलिस्ट जो होते हैं, एंड उसके साथ साथ मेडिसिन डिपार्टमेंट है, उसके साथ साथ सर्जरी वाली पोस्टिंग है, तो सबका शेड्यूल होता है। सो 45 डेज ये, 20 डेज ये, 45 डेज ये, तो वो चेंज होता रहता है। सो या सो राइट नाउ जैसे मैंने कहा कि 8 से 10 लेक्चर, देन 10 से 1 बजे तक जो भी आपकी असाइन पोस्टिंग है उसमें आपको हॉस्पिटल जाना होता है, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, आपको एकदम प्रैक्टिकल पेशेंट से एक्सपोजर आपको मिलता है, पेशेंट से बात करने का मौका मिलता है,
उनको जानने का मौका मिलता है, डिसीज़ को एकदम करीब से देखने का मौका मिलता है। जो कुछ भी आप किताब में पढ़ रहे हो वो आपको रियल लाइफ में सामने देखने का मौका मिलता है। और सिंस एम्स इज़ द एपिक्स इंस्टीट्यूट, तो इसमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल केस आपको बार्ड में नहीं मिलेगा एम्स में। जैसे आपको पेरिफेरल जब आप जाओगे कॉलेजेस में जाओगे तो आपको वहाँ पे एक सिंपल केस मिल सकता है, बट एम्स में जो बार्ड में पेशेंट है वो कभी भी सिंपल केस के साथ नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सारी जगह से घूम के आया है एक, क्योंकि जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ फिर वह फाइनली आके एम्स में आया, क्योंकि एम्स इज दैट एपेक्स इंस्टीट्यूट जिसके ऊपर कोई नहीं है। सो सारे के सारे जितने कॉम्प्लिकेटेड केस है वो एम्स के पास है ऐसे। सो आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग केसेस देखने को मिलेंगे। एंड देन आफ्टर 1 से 2 आपका लंच होगा, है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पोस्टिंग में इतना डिले हो जाता है कि लंच के लिए क्या पता होता, टाइम ही नहीं बचा तो वो भागते हुए रहते हैं इधर से उधर। फिर देन आफ्टर 2 से 5 भी है प्रैक्टिकल्स, जो भी हमारे अभी सब्जेक्ट चल रहे हैं उनके प्रैक्टिकल। एंड 5 बजे ऐसा नहीं कि कहानी खत्म हो जाती, नहीं, 5 बजे के बाद भी वी हैव सम एक्स्ट्रा क्लासेस कभी कभी, लाइक पीडियाट्रिक में बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, ट्यूटोरियल्स जिनको बोलते हैं। फिर वो 5 बजे अगर स्टार्ट होती है तो शायद 5:30 बजे बुलाए या फिर 6 बजे बुलाए, वो कभी बुला सकते हैं। तो वो गैप वो फ्री नहीं है वो टाइम। और फिर प्रोफेसर आए, देन आफ्टर उन्होंने बताना स्टार्ट किया तो 6 बज गए, 6 या फिर 7 बज गए या कभी 8 बज गए। सो ये चलता रहता है। सो लाइक दिस, इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलता रहता है। फिर उसके बाद हमारे पास कितना टाइम बचेगा, सिर्फ हमारे पास शाम को बचता है 5 से 6 घंटे, क्योंकि अगर हम 12-1 बजे नहीं सोएंगे तो हम सुबह नहीं जाग पाएंगे। अगर हम 2-3 बजे सोएंगे तो डेफिनेटली 8 बजे आप नहीं जाग पाओगे। सो दैट इज़ वाई सिर्फ आपके पास इतना ही टाइम है, जो आपके पास फ्री टाइम है वो आपके पास सिर्फ 4 से 5 घंटे का है। अब आप उसमें कुछ भी करो, आप चाहे उसमें खेलो, चाहे उसमें खाओ, चाहे आप उसमें पढ़ना भी आपको, सो इट्स लाइक कि आपके पास फ्री टाइम थोड़ा कम है, आपका जो टाइम का इन्वॉल्वमेंट है वो कॉलेज वगैरह में ज़्यादा है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ हैक्टिक शेड्यूल जो चलता रहता है। या तो जिस हिसाब से अभी आपने बताया तो आपको ऐसे रियलाइज नहीं होता यार पहले भी इतनी मेहनत करने के बाद मोटिवेट रख रहे होंगे अपने आप को, बिकॉज इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरा आज भी शेड्यूल मेरा हेक्टिक ही है। ऐसा नहीं कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 5 आ गया कि मेरे लाइक मैं रुक गया, मेरे को टेंशन लाइक स्मूथ लाइफ हो गई। जिस हिसाब से अभी आपने बताया ये भी काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? या सो यू आर राइट कि शेड्यूल काफ़ी हेक्टिव है एंड इतनी मेहनत करने के बाद फिर से इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। सो द थिंग इज़ दैट कि अगर आपको सच में पेशेंट को ट्रीट करना है तो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। आपको चीज़ें जाननी होगी, आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको एक्सपोजर लेना होगा। सो इट्स लाइक कि अगर आपको सच में एक अच्छा डॉक्टर बनना है कि आप ट्रीट कर पाओ, क्योंकि ट्रीट कर पाना इज़ रियली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू, बट अगर आप ऐसा कर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो मैं इसको एज अ हैक्टिक शेड्यूल नहीं लेता, मैं इसको लेता हूँ कि इट्स लर्निंग प्रोसेस गोइंग ऑन, है ना। सो ये हमारा पार्ट ऑफ लर्निंग है। और रही बात फ्री टाइम की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें क्लासरूम में सीखूँ या फिर उसमें सीखूँ, जो फ्री टाइम है वो अपनी बाकी पर्सनल लाइफ या फिर उसमें दे सकूँ। सो इस तरीके से मैं करता हूँ। एंड रही बात मोटिवेशन की, सो या डॉक्टर इज़ वन ऑफ द डेफिनेटली ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। पेशेंट को देख पाना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी हमारी हिस्ट्री टेकिंग चल रही है, सो मैं हिस्ट्री की प्रैक्टिस करूँगा कि कैसे लेना होता है, उसकी प्रैक्टिस करूँगा कि कैसे वो टेस्ट लेना है या फिर कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसकी प्रैक्टिस करूँगा। तो वो काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, सपोज दैट कल मेरी सर्जरी है, मुझे सर्जरी असिस्ट करनी है तो मैं उसके बारे में पढ़ के जाऊँगा। तो इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग थिंग विच गोज ऑन। तो जैसे नीट में होता है ना कि वही क्वेश्चन प्रैक्टिस वही बोले, यहाँ पे ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल हियर। सो यू विल फील दैट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, और वही चीज़ आपको मोटिवेट करती रहेगी, वही आपका डोपामाइन हिट है आपके लिए। बहुत बढ़िया। तो बच्चों मीन्स देख लो, पहले तो रैंक लाने के लिए मेहनत, फिर उसके बाद भी हेक्टिक शेड्यूल है, बट हर दिन एक नया केस, एक नई लर्निंग के साथ दिन शुरू भी होता है और दिन ख़त्म भी होता है। तो दीपक जी, आपने नीट भी क्लियर किया, ऑल इंडिया रैंक 5 भी हासिल किया। अब आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? लाइक अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा आपका? बिकॉज यहाँ तक तो आप रुकने वाले नहीं हैं, ये तो कंफर्म है मुझे। या डेफिनेटली द थिंग इज़ दैट मतलब यू शुड ऑलवेज हैव अ गोल। अगर सपोज दैट नीट क्लियर किया एंड आप कॉलेज में है, आपके पास कोई गोल नहीं है, सो आप कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करोगे। मतलब कुछ लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है कि बहुत कर लिया, आप थोड़ा इन्जॉय करते हैं, आप ऐसा कोई सच गोल नहीं रखते हैं। फर्स्ट सेकेंड ईयर में मेरा ऐसे ही था कि बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड नहीं था, आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग, खेल रहे हैं या फिर जो मन है वो कर रहे हैं, है ना, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं था। बट नाउ आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे कुछ चीज़ें करनी है, अचीव करनी है, लाइक academically and clinically I should be very strong, and I am also seeing कि मुझे जो INICET है that is a PG entrance exam जो हम देते हैं MBBS के बाद PG की सीट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए। सो उसमें इतनी अच्छी रैंक हो कि आई विल गेट द सर्जरी इन एम्स। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं सर्जरी में ही जाऊँगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं,
बट मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग सर्जरी लगा, सो या मैं उसमें ही जाऊँगा, सो मैं उसी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस करूँगा। दीपक बेस्ट ऑफ लक, Yeah, एंड thank बिल्कुल आप अचीव करेंगे, या श्योर। क्योंकि जिस हिसाब से मैं कॉन्फिडेंस आपके अंदर का, इवन वाइब्स जो आ रही हैं तो डन है, क्लियर है। तो एंड दीपक, लास्ट में हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए कुछ स्पेशल टिप्स जो आप अपने एंड से, ओके, या आपने कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऐसा किया होगा कि स्पेशल हो तो टॉपर टिप्स टाइप Okay. में, और इवन Okay. चाहे वो टॉपर टिप्स कह लो या लास्ट मोमेंट ट्रिप्स कह लो, कुछ ऐसा टिप्स बताइए बच्चों को। ओके। सो एट लास्ट अगर मुझे कुछ चीज़ बतानी हुई तो मैं यही कहूँगा कि जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम आए, सो ऑलवेज थिंक वाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी, व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वाज योर मोटिवेशन, एंड जस्ट हैव अ बिलीव ऑन योर सेल्फ। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद पे भरोसा रखो कि आप कर लोगे। एंड जब मेरे टीचर कहते थे इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू बिलीव इन गॉड, मतलब टू बिलीव इन यू इज़ टू बिलीव इन गॉड। सो या दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं कर लूँगा। अगर आप खुद पे भरोसा करते हो कि आपके तरीके सही हैं और आप कर ले जाओगे, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है, वो है, आप किसी भी लेवल को अचीव कर सकते हो। या दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू दीपक, आज आप अपना कीमती समय दिया एंड बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और बच्चों की हेल्प करने के लिए, ताकि वो भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। एंड दीपक, अगेन पूरी नीट अड्डा टीम की तरफ से हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो एंड मच। गाइज, ऐसे ही हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, एंड जैसे आज हमारे साथ थे दीपक साहू, तो और भी टॉपर्स हमारे साथ होंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। बट मोटिवेट करेंगे, इन्होंने आपको रास्ता दिखाया एंड काफ़ी सारे टिप्स भी आपको दिए। अब बात आती आपकी कि आप इम्प्लीमेंट कितना करते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर। ऐसे और भी काफ़ी सारी वीडियोस आप देख रहे होंगे, बट अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आई विश कि आप इस वीडियो को, अगर आपने ढंग से नहीं सुना तो इसको वीडियो को दोबारा सुने और स्पेशल पॉइंट्स हैं ना उनको हाईलाइट कर लो। अगर आप सच में ही चाहते हैं कुछ क्लियर करना, कि चाहे वो नीट हो या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू भी करेंगे ताकि आपको कहीं पे भी नीड पड़े टॉपर स्ट्रेटेजी की, हम पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक यू दीपक। जय हिंद।